हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे योगा फिलोसफी जो कि नेट जेआरएफ वाले सिलेबस में यूजीसी नेट के सिलेबस में सेकंड टॉपिक है। हम यहाँ पर एजुकेशन का सिलेबस कवर कर रहे हैं। सांख्य फिलोसफी हम कर चुके हैं, अब योगा फिलोसफी इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, हैंड रिटन है, जिन्होंने मुझे एग्जाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प की है। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोई भी अपडेशन हो, आप देखते हो, क्वेश्चन सोल्व करते हो, आप नोट्स में ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ। कुछ स्पेस छोड़ के रखती हूँ और उसको मैं ऐड करती रहती हूँ। सो आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जो योगा फिलोसफी है वो पतंजलि जी ने दी है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि योगा है वो एक तरीके से हम योगा के थ्रू स्पिरिचुअल एफर्ट करते हैं। हमें परफेक्शन अटेंड करना होता है, तो हम जो एफर्ट करते हैं कि हम अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, ग्रोस बॉडीज़ को, सब्टल माइंड को, इंटेलेक्चुअल ईगो है, उन सबको कंट्रोल में लाते हैं और फिर परफेक्शन अटेंड करते हैं। ये जो योगा है वो गाइड है टू अचीव द हाईएस्ट विजडम थ्रू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। पतंजलि जो है उन्होंने योग सूत्रा लिखा है, व्यास है उन्होंने योग अभ्यास लिखा है, वकोपति मिश्रा है उन्होंने तत्व वैशरादि ये लिखा है। ओके, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि संस्कृत टाइप के वर्ड हैं थोड़े और इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो गड़बड़ हो सकती है। ओके, देन पतंजलि ने प्रिस्क्राइब की है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योगा सूत्रा। तो यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योगा सूत्रा की बात की है। फर्स्ट है समाधिपाद, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि आप उस चीज़ को समझ सको, इंग्लिश और हिंदी की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो समाधिपद या समाधिपाद बोलेंगे इसको। इसमें क्या होता है कि जो योग है उसके नेचर के बारे में, मेथड के बारे में, उन सब के बारे में बताया जाता है कि कौन सा योग कैसे काम आएगा, क्या कैसे हम करते हैं उसको, उसकी वेरियस फॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। देन आता है साधना पाद। साधना पाद में की जो सफरिंग्स होती है वो किस रीज़न से होती है, कॉजेज ऑफ सफरिंग है, उनके बारे में बात की जाती है और उनको कैसे हम इरेडिकेट करेंगे उसकी बात की जाती है। मतलब यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ की बात की गई है। अब ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कईयों में कि 8 फोल्ड पाथ की बात तो बुद्धिज्म में की गई है, लेकिन यहाँ पे भी पहले 8 फोल्ड पाथ जो है उसकी बात हो चुकी है। तो ये हमें याद रखना है कि समाधि पद में ये बात हो चुकी है योगा फिलोसफी में। फिर है विभूति पद। विभूति पद में क्या होता है कि जो एक जिस कॉजेज ऑफ सफरिंग को हम मिटाने की बात कर रहे हैं उनको हम अचीव कैसे करें, कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे बात की गई है। केवल्य पद जो है उसमें बात की गई है लिबरेशन की, स्पिरिचुअल यूनियन की बात की गई है। किसके साथ? जो सुप्रीम यूनियन है उसके साथ। जैसे जो इंडिविजुअल है उसकी स्पिरिट है वो हाईएस्ट स्टेज के ऊपर पहुँच जाएगी, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो सुप्रीम स्टेज है उस तक पहुँच जाएगी तो वो लिबरेट हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो केवल्य पद में उसकी बात की गई है। इवन लिबरेशन वाली जो स्टेज होती है उसको हम केवल्य भी बोलते हैं, तो इसलिए हमें ये टर्म याद रखनी है। देन सेकंड, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सांख्य फिलोसफी थी वहाँ पे जिसको हम इनर सेल्फ बोल रहे थे, सेम उसी चीज़ को यहाँ पे चित्त बोला गया है। चित्त मतलब आप समझ गए होंगे, हमारा कैरेक्टर या जो भी चित्त एक वर्ड से जो मीनिंग आपके सामने आ रहा है उसको, ठीक है। तो इनर सेल्फ वहाँ पे सांख्य फिलोसफी में किसको बोला था हमने, जिसमें बुद्धि और इंटेलेक्ट है वो, अहंकार, ईगो और मनस, माइंड, ये तीनों मिलके एक इनर सेल्फ बना रहे थे। वहीं पे योगा फिलोसफी में उसको चित्त बोला गया है। अब चित्त जो है उसमें 5 स्टेजेस होती है जिसको हम चित्त भूमि बोलते हैं। ये हमें याद रखना है कि चित्त भूमि की 5 स्टेजेस होती हैं। पहला है क्षिप्त, रेस्टलेस। उसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, पर्सन का जो चित्त होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है हर चीज़ में। लाइक कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, तो हर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं रहता है, वर्ल्डली चीज़ों से अटैच्ड रहता है। देन सेकेंड स्टेज आती है मुधा। उसमें क्या होता है कि जो तमस है वो डोमिनेट करता है अदर 2 गुना को। तमस का आपको पता होगा कि जो डार्क साइड होती है एक तरीके से, हैवीनेस, लेजीनेस, ये वाली चीज़ें वो डोमिनेट करती हैं। वो डोमिनेट करेगी मतलब इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, लाइक उसको कुछ ना कुछ बुरी आदत होगी, ज़्यादा दारू वारू पीता है वो, या लड़ाई झगड़े में रहता है, इस तरीके की बुरी आदतें उसमें रहती है, तो इस वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसका चित्त खराब रहता है। देन आता है विक्षिप्त। विक्षिप्त में भी ये रहता है कि सत्वगुण डोमिनेट तो करता है अदर 2 गुणों को, लेकिन वो पर्सन डिस्ट्रैक्टेड रहता है। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस कि हर चीज़ को कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, लाइक अदर चीज़ों के बारे में, पैसे के बारे में या कुछ और एक्टिविटीज़ वगैरह के बारे में, तो वो डिस्ट्रैक्ट रहता है, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। सो ये थी 3 स्टेजेस ऊपर की। देन आती है
दो स्टेजेस जो ज़रूरी है, जिनमें योगा को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, योग फिलोसफी में इनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जो फोर्थ है वो आती है एकाग्र, मतलब यहाँ पे जो हमारा चित्त है वो एक फिक्स हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एकाग्र होने लग जाता है, हम अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, तो मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर है निरुद्धा, मतलब उसी के ऊपर हम रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं, यहाँ पे योग वाली फॉर्म में पहुँच गए हैं कि हम उसके ऊपर लाइक कंसंट्रेटेड रहेंगे और सारी जो चीज़ें हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे निरुद्ध में हो जाएगा कि वो उस पर आ गए हैं। देन जो हमने बात की है लास्ट 2 स्टेप्स की, निरुद्ध की और एकाग्र की, तो वो दोनों जो है वो काफ़ी अच्छी स्टेजेस मानी गई हैं और इसीलिए वो योगा को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और जो बाकी की 3 स्टेजेस बच गई है उनको लाइक योगा फिलोसफी है वो बोलती है कि उनको प्रैक्टिस करने से आप बचो, क्योंकि उनमें कोई पर्सन आ जाता है तो मतलब वो खराब वाली कैटेगरी में आ गया, उसका चित्त जो है वो खराब हो गया है, तो ऐसा मानते हैं। तो बोलते हैं कि जो लास्ट की 2 स्टेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल है योगा को अचीव करने के लिए। अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ चित्ता। फॉर्म कितनी फॉर्म्स हैं, ये एप्लीकेशन पार्ट में आ जाएगा एक तरीके से। तो 3 फॉर्म यहाँ पे बताई गई है। पहली है पराख्या। पराख्या में क्या होता है कि सत्व गुण है वो डोमिनेट करता है तमस को, और तमस है वो सबऑर्डिनेट रहता है सत्व के साथ। फिर है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में क्या होगा कि जो चित्त है वो प्रीडोमिनेट करेगा रजस के द्वारा, रजस जो है वो प्रीडोमिनेट करता है चित्त को, और तमस है वो यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है। एक तरीके से ना ये इंप्रूवमेंट लगा लो आप कि पराख्या से प्रवृत्ति अच्छा है और प्रवृत्ति से हम किसी स्थिति में आ रहे हैं वो अच्छा है। तो चित्त है वो प्रीडोमिनेट करेगा, सत्व के द्वारा प्रीडोमिनेट किया जाता है स्थिति में, और रजस है वो सबऑर्डिनेट रहता है एक तरीके से। ये जो स्थिति वाली पोजिशन है ये काफ़ी अच्छी होती है कि धीरे धीरे उसका चित्त अच्छे की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये हमें याद रखना है। चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति क्या होती है कि चित्त में कुछ मॉडिफिकेशन होता है और उस मॉडिफिकेशन का रीज़न क्या होता है, पुरुष होता है। तो जो मॉडिफिकेशन हुई है उसमें हम उसको बोल रहे हैं चित्तवृत्ति। तो इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है ये देख लेते हैं। इसमें है प्रमाण। प्रमाण में क्या होता है, राइट कॉग्निशन। तो इसमें क्या होगा कि राइट कॉग्निशन का मतलब क्या है कि हमें नॉलेज गेन करनी है, कहाँ से करेंगे, परसेप्शन, इन्फ्रेंस और शब्द जिसको वर्बल टेस्टिमनी बोल रहे हैं उसके थ्रू करेंगे। सेम चीज़ हमने सांख्य फिलोसफी में पढ़ी थी, वहाँ पे भी कॉग्निशन के लिए या राइट नॉलेज के लिए हमने 3 मीन्स ऑफ नॉलेज जो थे वो पढ़े थे, उसमें भी परसेप्शन, इन्फ्रेंस और शब्द थे। यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो होती है योग फिलोसफी में, क्योंकि ये उसका प्रैक्टिकल पार्ट है। फिर है विप्राय। विप्राय में क्या होता है, रॉन्ग कॉग्निशन, कि एक पर्सन है वो 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं कर पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, वो उनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, वो डाउट में है। ओके, उसको क्लियर नहीं है कोई चीज़, कन्फ्यूजन है, लाइक कन्फ्यूजन वाली स्टेज आप इसको मान सकते हो। देन है विकल्प। विकल्प में होता है इमेजिनेशन, कि कोई चीज़ हमारे सामने है नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। समझ गए, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं पैसे के बारे में सोच रही हूँ कि मैं तो बहुत करोड़पति हूँ, बट वो है नहीं, करोड़ रुपए है नहीं, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। देन आता है निद्रा। निद्रा में क्या होता है कि लाइक निद्रा स्लीप वाली पोजीशन होती है, ये वो स्टेज है, मेंटल स्टेज एक तरीके से, कि जिसमें कोई कॉग्निशन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एब्सेंस ऑफ नॉलेज होता है, एक तरीके से कुछ नहीं होता इसमें, और जो चित्त है वो तमस के द्वारा प्रीडोमिनेट किया जाता है। इसमें आदमी जो है वो लाइक ब्लैंक, न्यूट्रल कुछ भी लगा लो, जैसे हम सोते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता आसपास क्या होता है, तो सेम ये स्टेज होती है यहाँ पे, इसमें कोई नॉलेज का गेन नहीं होता। फिर है स्मृति या मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हम रिकैप्चुलेशन करते हैं या रिकलेक्शन करते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस का, लाइक हम पूरा उसको निचोड़ के और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, तो वो मेमोरी हो गया। ओके, ये याद रखना है हमें। देन है जो चित्त में चित्तवृत्ति हुई थी, एक तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ था चित्त में, उसकी वजह से क्या होता है, सफ़र करता है कोई इंसान, और उस सफरिंग को हम कलेश बोल रहे हैं, जो ये प्रोसेस होती है मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त की वजह से, क्योंकि ये चीज़ें होंगी, मान लो निद्रा, स्मृति वगैरह, ये तो इनकी वजह से क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगी, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज होएगा। तो 5 टाइप के क्लेश की यहाँ पे बात की है। इनकी वजह से क्या आती है, अविद्या आएगी, इग्नोरेंस आएगी, इंसान है वो लाइक सही चीज़ों को इग्नोर करने लग जाएगा। अस्मिता आती है, जिसको हम ईगोइज्म बोल रहे हैं। ईगोइज्म में लाइक कि वो सेल्फ के बारे में सोचेगा कि मेरा ही भला होना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया, ये वाली चीज़ें आ जाएगी। राग मतलब अटैचमेंट हो जाता है, उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट हो जाता है, लाइक सोने से, चांदी से, धन दौलत से, इस तरीके से कि गाड़ी वगैरह और शौक वाली चीज़ों से उसको अटैचमेंट हो जाता है। फिर है द्वेष। द्वेष में होता है एवर्जन या एंगर, की मतलब बदले की भावना हो गई या चिढ़ हो गई, जो ये वाली फीलिंग्स होती हैं ये द्वेष में आ जाएगी। फिर है अभिनिवेशा।
अभिनिवेशम में होता है कि कोई आदमी अमर होना चाहता है, वो मरना ही नहीं चाहता, कि लाइक कुछ ऐसा मेथड मिल जाए जिससे मेरी डेथ ना हो, या उसको बहुत डर लगता है मरने से, लाइक वो उस चीज़ को डिले करना चाहता है कि मैं हर चीज़ के मजे लूँ, यहाँ पे मेरी डेथ नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ की बात की गई है। 8 फोल्ड पाथ मतलब जो पाथ हैं वो कौन से हैं वो देखने हैं। 8 फोल्ड पाथ क्या होते हैं कि ये एक तरीके से लाइक एक रास्ता होता है दो चीज़ों के बीच में, कि एक इंसान को नॉलेज नहीं है कि लाइक क्या है क्या नहीं है, एक उसको लिबरेशन तक पहुंचना है, समझ गए। एक लाइक मूर्ख व्यक्ति है, वो लिबरेशन चाहता है, तो उसको 8 फोल्ड पाथ से गुजरना पड़ेगा। ओके, ये इस चीज़ से समझ सकते हो आप कि वो डिफरेंस कर नहीं पा रहे। जैसे सांख्य फिलोसफी में पढ़ा था ना कि एक स्टेज थी जिसमें हम पुरुष और प्रकृति में डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, और जो लिबरेशन की स्टेज है उसमें हम पुरुष और प्रकृति में साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। तो वो जो पाथ कवर किया है उसको हम 8 फोल्ड पाथ बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें 8 स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी है। यम, यम में क्या होता है, इसमें हम अपने बॉडी माइंड स्पीच जो भी बोलने का तरीका है उसको हम कंट्रोल करते हैं। जो टारगेट होते हैं एक तरीके से कैसे आइडियली रहना चाहिए वो यम में बताया गया है। किन चीज़ों को फॉलो करेंगे, नियम को फॉलो करेंगे गुड कंडक्ट के लिए, वो नियम में बताया गया है। आसन एक तरीके से कि योगा की जो स्टेजेस होती हैं एडवांस, वो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर से हम अपनी बॉडी पे या अपने इंटरनल थॉट्स पे कंट्रोल करते हैं। फिर है प्राणायाम, इसमें जो हमारी ब्रीदिंग होती है, सांस होती है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। इसमें 3 स्टेप है यहाँ पे, पूरक, कुंभक और रिका का। पूरक में क्या होता है, इनहेलिंग, और कुंभक में हम रिटेन करके रखते हैं, अंदर रोक के रखते हैं, और रिकाका में एक्सहेल करते हैं। तो पूरक में क्या हो गया, जैसे मैंने 2 मिनट में सांस खींची है अंदर, तो एटलीस्ट मुझे 1 मिनट वो अंदर रोक के रखनी है और 2 मिनट में ही वो वापस छोड़नी है मुझे। तो इसका ये रेशियो है एक तरीके से, उन्होंने बताया कि ऐसा फॉलो होना चाहिए। तो प्राणायाम में अच्छा माना जाता है कि 2 मिनट में जितने टाइम में आपने इनहेल किया है उसके हाफ टाइम में एटलीस्ट आप उसको अंदर रिटेन करके रखो, और उतने ही टाइम में आप उसको एक्सहेल करो। तो ये है यहाँ पे। फिर है प्रत्याहारा, इसमें एक तरीके से जो बाहरी चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसको कंट्रोल करना है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर वो डिस्ट्रैक्शन से हम बच जाएंगे तो हम अगली स्टेज पे पहुंचते हैं। फिर धारण से, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, देन उसको स्टेज को बोलेंगे धारण, और उससे भी नेक्स्ट स्टेज को बोलेंगे ध्यान। मतलब हम जो धारण से अगली स्टेज पे पहुँच चुके हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है एक किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करने के लिए और लंबे टाइम तक। ओके, फिर आता है समाधि, कि उसके मतलब जो भी ये प्रोसेस फॉलो की है तो वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट हो गया है और समाधि वाली पोजीशन में चला गया है, मॉडिफिकेशन हो चुका है उसके चित्त का। ओके, तो यहाँ पे बात की गई है। 5 यम कौन से थे, अब इनके भी 5 यम 5 नियम इस तरीके से बताए गए हैं। तो 5 यम जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो कौन कौन से हैं। अहिंसा, कोई वॉयलेंस नहीं करनी चाहिए, नॉन वॉयलेंस आ जाएगा इसमें। सत्य मतलब सच बोलो, सच वाली चीज़ों को, सत्य जो चीज़ें हैं उनका साथ दो। असत्य इसमें आ जाएगा कि जो गलत चीज़ है उनसे दूर रहो, लाइक स्टील, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, या गलत काम नहीं करने हैं, वो आ जाएगा। ब्रह्मचार्य या सेलिब्रेसी बोलेंगे इसमें, कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है एक तरीके से उन पर कंट्रोल करना है। और ब्रह्मचार्य जैसे हम समझते हैं कि जो सेक्सुअल लाइफ है वो एक तरीके से रिस्ट्रेन हो जाती है, उससे हमें दूर रहना है। ओके, फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह में हो जाएगा कि जो लेविश थिंग्स हैं या जो लाइक महंगी महंगी चीज़ें हैं जो जिनके पीछे दुनिया आजकल भाग रही है, उनसे हमें दूर रहना है, या उनको लाइक कोई गिफ्ट भी करता है ना तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो ये 5 यम थे, और इन यम को बरकरार रखने के लिए हमें 5 नियम फॉलो करने पड़ते हैं। वो 5 नियम कौन कौन से हैं, वो है स्वच्छ रहना है हमें एक तरीके से, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। मतलब हमारे बाहरी शरीर का तो हमें साफ़ सफाई रखनी ही है, लेकिन इंटरनल थॉट्स जो है हमारे उनकी भी हमें साफ़ सफाई रखनी है। सेकेंड है संतोष। संतोष में क्या होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन रखना है कि जितना हमारे पास है, जो जिस पोजीशन पे हम हैं एफर्ट करने के बाद उस पोजीशन पे हमें सेटिस्फाई रहना है कि हाँ हम ठीक है। लाइक दूसरे से ऐसा नहीं करना कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, और फिर आप कुछ भी मेथड यूज़ करो जैसे कि आजकल न्यूज़ में आता रहता है। तो संतोष होना ज़रूरी है। फिर है तप। तप मतलब पावर ऑफ टॉलरेंस, हम उस चीज़ के लिए तप करेंगे, आप वर्ड से ही समझ रहे हो इनका मीनिंग। फिर है स्वाध्याय, मतलब स्व अध्याय, स्व अध्ययन, इन वर्ड से समझो कि खुद स्टडी करनी है। इन जो भी अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं उनकी स्टडी करनी है, जो बुक्स वगैरह हैं ध्यान लगाना है और नॉलेज गेन करनी है एक तरीके से।
खुद से, तो वो स्वाध्याय हो जाएगा। फिर है ईश्वर परिधान, इसमें हमें याद दिलाया गया है कि जो गॉड है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, ऑलमाइटी है, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता है। सो कुछ भी हो फाइनली आपको सरेंडर करना है उसके अंडर है कि भाई जो कुछ भी होगा भगवान भरोसे होगा, वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये 5 नियम थे। अब समाधि की बात करते हैं कि समाधि जो है वो कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे समाधि 2 टाइप की बात की गई है योग फिलोसफी में, एक कॉन्शियस समाधि और एक सुप्रा कॉन्शियस समाधि। ओके, कॉन्शियस समाधि को हम संप्रजनत भी बोलते हैं और अनकॉन्शियस समाधि या सुप्रा कॉन्शियस समाधि जो है उसको असंप्रजनत भी बोलते हैं। संप्रजनत में क्या होता है कि वो एक तरीके से जो कंसंट्रेशन वाली फॉर्म या चित्त को हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको जो इंसान करना चाहता है वो उस पोजीशन तक पहुंच जाता है और वो कंसंट्रेट कर लेता है, तो वो कॉन्शियस समाधि हो गई उसकी। मतलब वो जिस चीज़ पे फोकस करना चाहता है उस चीज़ पे फोकस करने में वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये हो गई हमारी कॉन्शियस समाधि। सुप्रा कॉन्शियस समाधि ये होती है एक तरीके से हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समाधि होती है। इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। एक तरीके से जो वर्ल्डली अटैचमेंट होता है या दुनिया की मतलब जितनी भी सारी मोह माया है सब चीज़ों से छूट जाता है सारा मोह। इवन अपनी लाइफ से भी मोह छूट जाता है, उनको कोई डर नहीं रहता है कि हम कब मरेंगे कब जी रहे हैं। वो लाइक सारा सफरिंग जो उनकी होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है। एट्रीब्यूट्स लेस समाधि और इसको हम निर्विजा भी बोलेंगे, ये वर्ड याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरीके से एट्रीब्यूट लेस होती है और निर्विजा बोलेंगे, सारी सफरिंग से एक तरीके से मुक्ति मिल जाती है, तो इसको सुप्रा कॉन्शियस समाधि बोलेंगे। ओके, देन कॉन्शियस समाधि जो है उसके 4 टाइप बताए गए हैं। सवितर्क समाधि, इसमें होता है कि चित्त जो है वो ग्रोस ऑब्जेक्ट के साथ कंसंट्रेटेड रहता है एक तरीके से, और मतलब एक बड़े ऑब्जेक्ट को लगा के मान लो आप, जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे आपने बचपन में देखा होगा कि नाक की टिप के ऊपर कंसंट्रेट करो, तो हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमारा माइंड का उस पर इतना लेना देना नहीं रहता, हम सेंस ऑर्गन के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर है सविकार या सविचार भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि विचारों के थ्रू हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया कि कंसंट्रेटिंग ऑन तंत्रास, जो मंत्र वगैरह होते हैं या कोई मंत्र होता है उसको हम अपने माइंड में बार बार रिकॉल करते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं और उसी के ऊपर टिके रहने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमारे माइंड में चलती हैं। ओके, देन आता है सानंद। सानंद में होता है कि लाइक जो इंसान है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। ओके, जो प्रोड्यूस करेगा हैप्पीनेस एंड जॉय। देन फोर्थ आता है, फोर्थ है सस्मिता समाधि। सस्मिता समाधि में होता है कि जो चित्त है वो कंसंट्रेटेड रहता है एक ईगो सब्सटेंस पे विच इज़ आइडेंटिफाइड विद द सेल्फ, मतलब वो सेल्फ को जान लेगा इस पोजीशन के अंदर। सस्मिता समाधि है उसमें कि वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है और कंसंट्रेशन कर लेता है, उसका जो चित्त है उसको पता लग जाता है कि लाइक सेल्फ क्या है। ओके, देन हमें ये याद रखना है कि जो योग फिलोसफी है उसमें जो ईश्वर है उसको ही सब कुछ मानना है। ईश्वर है वो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स है, जैसा कि अब इसमें तो ईश्वर को क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स माना है, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो सांख्य फिलोसफी है उसमें वो गॉड या ईश्वर को मान तो रहे हैं। जैसे इसमें तो पर्टिकुलर नाम दे दिया ईश्वर, वहाँ पे नाम नहीं दिया गया उन्होंने। वो गॉड को मान रहे हैं कि हाँ एक हाईएस्ट पावर है, लेकिन वो क्रिएटर ऑफ गॉड है, ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, ये वो नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे मान रहे हैं कि जो ईश्वर है वही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, मतलब कोई एक ऐसी पावर है जिसने ये बनाया है जो यूनिवर्स है वो इतना सुंदर, और इसको चला रही है, क्योंकि नॉर्मल पावर है वो नहीं चला सकती इसको। ठीक है, वो उसको बियॉन्ड टाइम और स्पेस में से बियॉन्ड मतलब आगे मान रहे हैं कि उसको टाइम और स्पेस में नहीं बांधा जा सकता। इटर्नल है, ऑल प्रीवेडिंग है एंड फ्री फ्रॉम लिबरेशन है। लिबरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आम आदमियों पर लागू होगा। जो ईश्वर है वो लिबरेशन से भी परे है, उसको ऑलरेडी लिबरेट हो चुके हैं, वो इन सब मोहमाया से दूर है। एक जो जीव है, ए जीव और एक इंडिविजुअल सीक लिबरेशन बिकॉज हिज या हर कर्मिक इन्फ्लेक्स, जो कार्मिक सूत्र होता है, कर्मों का जो एक चेन है एक तरीके से कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, पिछले कर्मों की सजा और ये जो चीज़ें हैं, तो वो जो जीव या इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, वो लिबरेशन इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वो उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। बट गॉड है वो तो कार्मिक चेन से ऊपर है, वो तो फंसे ही नहीं हुए हैं, तो लिबरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसलिए वो उन पर वर्क नहीं करता है। ही इज़ ऑलमाइटी, बेनिवोलेंट एंड समन बोनम ऑफ वंस लाइफ। ये आपने देखा होगा कि जो लिबरेशन वाली जो स्टेज होती है उसको हम समन बोनम भी बोलते हैं। तो लिबरेशन इन योगा फिलोसफी इज नोन एज केवल्य।
केवल्या जो स्टेज है उसको ही हम लिबरेशन बोल रहे हैं, और जो लिबरेशन अटेंड करना चाहता है उसको हम केवल्ली बोल रहे हैं। ओके, तो ये दोनों भी हमें याद रखने हैं, केवल्ली और केवल्ला। ठीक है, तो केवल्या और केवल्ली, केवल्ली जो अटेंड करना चाहता है लिबरेशन, और केवल्लाज तक उस स्टेज तक वो पहुंच जाएगा। ओके, ये याद रखना है। योगा एक्सेप्ट ओनली वन पुरुष, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि योग फिलोसफी में इन्होंने बोला है कि एक ही पुरुष होता है। सांख्य फिलोसफी में इन्होंने क्या बोला था, मैनी पुरुष और सेल्फ्स, मतलब उन्होंने डुअलिटी की बात की थी, यहाँ पे डुअलिटी को ये फॉलो नहीं कर रहे। इन्होंने बोला कि जो कुछ ईश्वर है या जो भी है वो पुरुष है। उन्होंने बोला था डुअलिज्म है, पुरुष है और प्रकृति है, उन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। ओके, सांख्य फिलोसफी में ये डिफरेंस है दोनों का। देन आ जाता है हमारा एम ऑफ एजुकेशन क्या है योग फिलोसफी के अकॉर्डिंग। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है ह्यूमन पर्सनैलिटी का, टू मेक ह्यूमन चाइल्ड फ्री फ्रॉम बॉडीली, मेंटल और सुपर मिजरीज, एक तरीके से दुख वगैरह से, सफरिंग वगैरह से उसको बचाने के लिए हम उसका डेवलपमेंट करते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी का। ओके, मेथड ऑफ एजुकेशन क्या है, कंसंट्रेशन या मेडिटेशन के थ्रू, लॉ ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, या साइंटिफिक एटीट्यूड है एक तरीके से डेवलपमेंट मेथड में माना जाएगा कि लाइक खुद उसको अपने चित्त को डेवलप करना है, खुद उसको एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे मूव करना है, अच्छे की तरफ जाना है और नॉलेज गेन करनी है, लिबरेट होना है। रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ टीचर ये है कि सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं करेगा, वो डिमॉन्स्ट्रेटर रहेगा, खुद एक एग्जाम्पल बनना है उसको, तब मतलब बच्चा उसको ऑब्जर्व करके सीख सके, उससे इंस्पायर हो उसके। ओके, स्टूडेंट का रोल क्या है कि उसको टोटली सरेंडर कर देना है। जैसे यहाँ पे ईश्वर को मानना है ना कि वो तो परे है, सबसे सुप्रीम है, सबसे पावरफुल है, आपको उसी के चरणों में झुकना है। ठीक है, लास्ट में वहीं पे आना है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट को टीचर को ही सब कुछ मानना है, और विदाउट टीचर कुछ नहीं है। और जो भी स्टूडेंट अटेंड करेगा वो टीचर के थ्रू करेगा, बिना टीचर के वो अटेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। वन हैज़ टू डिसिप्लिन ऑन सेल्फ फिजिकली इंटेलेक्चुअली, टारगेट ये है कि किसी को डिसिप्लिन होना है, वो भी सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है, फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी। तो ये है योगा फिलोसफी के टारगेट। सो आई होप कि योगा फिलोसफी सारी कवर हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में।